आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभल जामिया मस्जिद के तनाज़े के हवाले से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामिया मस्जिद तनाज़े में अहम हिदायत जारी करते हुए निचली अदालतों को हुक्म दिया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई न करे जब तक हाईकोर्ट से कोई वाज़ह हिदायत न मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में बेंच ने कहा है कि मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, और वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो इलाके में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इकदाम करे। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को मोहरबंद लिफाफे में रखने और इसे न खोलने का भी हुक्म दिया है। याद रहे कि 19 नवंबर को संभल के सिविल अदालत के जूनियर जज ने जामिया मस्जिद के सर्वे का हुक्म जारी किया था। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जामिया मस्जिद पहुंची तो इलाके के अफराद और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में तशद्दुद भड़क उठा और 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। बहुत ही एक अच्छा आदेश पास किया है जिसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल ज़िले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियाँ बनाइए, पीस कमेटीज़ बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस वहाँ पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेड रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए भी। और जिस तरह से ये पूरा सूट फाइल हुआ, दिन के दिन ऑर्डर हुआ, बिना जाम मस्जिद पक्ष के सुने हुए ऑर्डर दिया गया, सर्वे दिन के दिन हुआ, सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी की प्रोसीडिंग हुई थी। खैर ये तो अब लीगल मैटर है, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूँ कि सबको उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो राहत मिली है, और क्योंकि सूट तो स्टे हो गया और अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 जनवरी 2024 का ऑर्डर का क्या फ्यूचर होगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सील कवर में रहेगी। जी, जो प्रोसीडिंग है लोअर कोर्ट में, जो सिविल जज का सूट फाइल हुआ था, वो प्रोसीडिंग अब स्टेड हो गई है। अब वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हाई कोर्ट डिसाइड करे नहीं। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर का फेट जब तक हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा तब तक ट्रायल कोर्ट में स्टेड रहेगा। इधर अजमेर दरगाह में सर्वे के लिए अर्जी दायर करने वाले हिंदू सेना के रियासती सदर विष्णु गुप्ता ने कहा है कि दरगाह में सर्वे के लिए अर्जी दाखिल की गई और सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी और मथुरा मामले में भी सर्वे कानून के मुताबिक हुआ है और जो भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। कानून के तहत चलता है। हमने याचिका अजमेर कोर्ट में फाइल की है, उसमें नोटिस किया है, आगे नोटिस का जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम सर्वे की एप्लीकेशन मूव करेंगे, सर्वे होगा। संभल वाले मैटर में भी क्या है, एकदम कानून के तहत कार्रवाई हुई है कि भाई संभल की जिला अदालत ने वहाँ पर सर्वे के आदेश दिए, सर्वे हुआ। उस सर्वे के आदेश पर जिनको आपत्ति थी वो ऊपरी अदालत में अपील करें। अब अभी तो सुप्रीम कोर्ट आए नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारा जब मामला बढ़ गया, इतना सब हो गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पे जब तक रोक लगा दी है, जब तक एक याचिका ऐसी संबंधित में हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में उस याचिका को निपटारा होगा। फिर उसके बाद संभल की जिला अदालत दोबारा उसमें सुनवाई करेगी। राहत वाली बात नहीं है। राहत कैसे मिलेगी? कोई गलत काम होगा उस समय तो राहत मिलेगी। कोई गलत काम नहीं हो रहा, माननीय अदालत सब सही आदेश देती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रोक लगा दी गई है। रोक नहीं लगा दी गई है उन पे, वो कार्रवाई हाई कोर्ट में पहले एक मैटर चल रहा है, उस मैटर पे वो अपना देंगे। लेकिन एक ज्ञान वापी में कोई उल्लंघन हुआ है?
मथुरा ईद का मैटर में कोई उल्लंघन हो, ज्ञान वापी में सर्वे हुआ था, उनको लगा कि भाई बरसिप एक्ट का उल्लंघन हुआ, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट हमारे पक्ष में आया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई जो सर्वे है सही है, यहाँ पे बरसिप एक्ट लागू नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, कानून में भरोसा रखने का, ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, कानून के तहत सब कार्रवाई हो रही है। अभी आपने बोला कि रोक लगनी चाहिए थी, इन्होंने रोक की थोड़ी मांग की, टेम्परेरी रोक मिल गई, लेकिन रोक आप सोच रहे हो कि लंबे समय तक ऐसी रोक रहेगी, ये भूल है। कानूनी प्रक्रिया कानून के हिसाब से चलती रहेगी, कोई भी कानून की प्रक्रिया में कोई भी रोक और अड़चन नहीं आने वाली। सर्वे फिर होगा, संभल की जो सर्वे हो चुका है वहाँ संभल की मस्जिद का, उसमें रिपोर्ट भी जमा होगी। जब हाई कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट से वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर चालू होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्रवाई। लेकिन आप अजमी है, रोक लगनी चाहिए, उन जो हिंसा फैला रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, जो अदालत के कार्रवाई में रोड़ा अटका रहे हैं उन पर करनी चाहिए। जब कोर्ट आदेश दे रहा है तो वहाँ की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस को एकदम तैयार हो जाना चाहिए, जो हिंसा फैलाने की कोशिश करे उसको जेल में डालना चाहिए, ये इस पर रोक लगनी इस चाहिए। तरह के मुकदमे होते रहने चाहिए। भाई साहब, जो आदमी कानून से काम कर रहा है, आप बोलो कानूनी कार्रवाई रोक दो क्योंकि हिंसा फैला रहे हैं? अब ये कहना चाहते हैं? आज ना बताइए। नहीं, आज अगर हिंदू, कानूनी अगर कार्रवाई आज रोक दो, नहीं हिंसा विष्णु फैला भाई, रहे अगर आज हिंदू पक्षकार खड़े होंगे तो कल मुस्लिम पक्षकार भी तो खड़े हो हो जाए सकते ना खड़े। क्या है इस देश में इतिहास है भाई, हिंदुओं ने कोई मुसलमान के धर्मस्थल तोड़े हैं क्या? है उन लोगों ने, मुगलों ने, ठीक, और तुर्कों ने और जिहादी मुसलमानों ने हमारे धर्मस्थल तोड़े हैं। उन्होंने तोड़े हैं तो इसलिए तो हम उठ के आ रहे हैं। भाई हमने कोई तोड़ा हो तो आप चले जाओ कोर्ट, हम मना कर रहे हैं क्या? आप एक बताओ, आप ये बता रहे हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हुए आज यदि आप कोर्ट जाओगे तो हम हिंसा कर देंगे। यानी हमारे फंडामेंटल राइट को और कोर्ट को आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हो। कोर्ट डरने वाला नहीं है, कानून से काम होगा। जो हिंसा फैलाएगा उस पे जो भी कानूनी एक्शन हो। जो यहाँ पे गड़े मुर्दों की बात कर रहे हैं ना, इजराइल में जेरूसलम नाम की मस्जिद है, इजराइल वहाँ मस्जिद को, अपने धर्मस्थल को बचाने की लड़ाई कर रहा है और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं फिलिस्तीनी। तो यहाँ बोल रहा है ओवैसी जय फिलिस्तीनी, उस गड़े हुए मुर्दे को क्यों उखाड़ रहा है ओवैसी? क्यों उनके समर्थन में क्यों जा रहा है भाई? जब आप चाहते हो कि शांति से रहे, वहाँ इजराइल में कानून के तहत वो उनके पास उनका धर्म स्थल है, क्यों उस धर्म स्थल को छीनने की कोशिश कर रहा है भाई? और ये उसका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। पार्लियामेंट में बोले जय फिलिस्तीनी, और फिलिस्तीनी क्या कर रहे हैं? आतंक फैला रहे हैं। अब भाई ये जितने भी अपोजिशन, ये मुस्लिम लीडर हैं, वो सब हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सब काम। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अजमेर दरगाह में सर्वे के लिए दायर अर्जी पर कहा है कि राजस्थान के अजमेर की एक और अदालत ने सूफी बुजुर्ग हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रियासत की मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे का हुक्म दिया। इससे पहले अदालती अहकामात के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया है। ऐसा लगता है कि एक दानिस्ता नमूना है जहां पहले शकूक शबहात पैदा किए जाते हैं, फिर अदालत सर्वे का हुक्म देती है और फिर अक्सर के दावों को मुतमईन करना पड़ता है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान और कश्मीर बल्कि बरसगीर और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई परेशान कुन और संगीन मसला है। प्रदेश के संबल इलाके में जामिया मस्जिद, शाही जामिया मस्जिद 500 साल से ज्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताजा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाकयात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या
طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے وہ برقرار نہیں ہے؟ تو کیوں بار بار ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ، فساد، آپسی منافرت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے، اس کے سربراہ کو اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ادھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اجمیر درگاہ سروے معاملہ اور سنبھل واقعے پر سابق چیف جسٹس آف انڈیا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کے فیصلے سے ملک میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور نے کہا کہ چیف جسٹس کے فیصلے نے مساجد اور زیارتوں میں سروے شروع کروایا ہے جس سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب ملک کو تباہی اور بٹوارے کی طرف لے جا رہا ہے، ہندوستان کی اصل شناخت کو خطرہ لاحق ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس کے لیے چیف جسٹس رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی برا کام کیا اس ملک کے لیے، جو انہوں نے ایک ڈیسیجن دیا گیان ویاپی مسجد میں کہ آپ سروے کر سکتے ہیں ہر چیز کا جہاں بھی شکایت آئے، جبکہ 1991 کا سپریم کورٹ کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے، ججمنٹ ہے کہ جو 1947 میں جو ہماری ریلیجس پلیسز ہیں، چاہے وہ مندر ہے، مسجد ہے، گردوارہ ہے، اس کی نوعیت چینج نہیں ہونی چاہیے، وہ ویسے کی ویسی رہنی چاہیے۔ فارچونیٹلی ایکس چیف جسٹس صاحب نے ایسا ایک ججمنٹ دے دیا کہ ابھی تو پہلے مسجدوں میں شیولنگ ڈھونڈے جاتے تھے، اب تو یہ ہمارے جو زیارتیں ہیں، ہمارے جو شرائنز ہیں، اور وہ بھی اجمیر شریف جیسی شرائن جہاں مسلمانوں سے زیادہ ہندو شردا رکھتے ہیں، ہندو لوگ زیادہ جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اور 800 سال پرانی یہ زیارت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تو ملک کو بٹوارے کی طرف لے کے جا رہا ہے، خون خرابے کی طرف لے کے جا رہا ہے، جیسے ہم نے سنبھل اتر پردیش میں دیکھا، 4-5
انوسنٹ لوگوں मासूम लोगों की जानें वहां गई. तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे. जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं. हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है. नौकरियां इनके पास. त्राबू ने दिल्ली में कश्मीर मोर्चा खोलते हुए जम्मू कश्मीर के इलेक्शन दफा 370 हदबंदी पर बात रखी है. डॉक्टर हसीब त्राबू ने कहा है कि हालिया असेंबली इलेक्शन मजहब की बुनियाद पर हुए. उन्होंने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया जाएगा. The first message comes to me is that it's a religious and a regional rupture which reflects the political fault lines of Kashmir J&K politics today. It's a very clear divide. Till now, perhaps 2014 was an indicator of it. Kashmir politics was driven by identity. And you had pan-state parties like National Conference. Now it's a proper divide. It's a communal divide. As simple as that. Face it. Jammu has voted one way, Kashmir has voted one way. But within Jammu, look at what is happening. Jammu is not one monolithic entity, geographical area which is dominated and has a population of only Hindus. No. It has Chenab Valley, it has Pir Panchal, it has Tawi Basin. In Pir Panchal, what happened? BJP did not win a single seat. This is the first election which has not been fought on ideology but on religion. And that's a concern. To my mind, the biggest message coming out of this election is you're not very far from having to split the state into 2, or a UT as you may call it, a bifurcation. When the August 2019 initiative was taken of abrogation, there was a bifurcation of the state. I thought it would have been simpler to trifurcate the state, because it's an unnatural state. It's a state that has, let's say, between Jammu and Kashmir, there is nothing that's common. Language is different, geography is different, ethnicity is different, culture is different, and now politics is different. What was holding the state together was the politics of the state, and that has been impaired today. I don't know why, and I am no big supporter of National Conference. All my life, I have written against them. But what is the need to do NC bashing today? The whole dynasts who destroyed Kashmir narrative that was created hasn't held. People have voted, and voted in a fair election, which is what all of us agree. And they have come to power. Now, why should you find these excuses that this family, then Delhi decides this? Whatever Delhi may have decided, we have now seen in this election that Delhi put 20 small outfits, which he called the two-day thing. Not a single one of them has survived the election. People like Muzaffar Beg have lost their deposit. Sajjad loan won by some little margins. Where are the Altaf Bukharis of the world? They all lost, fell by the wayside. PDP, why are you talking about PDP? It was decimated before the election. The entire party was split. I was a minister at party. I did an agenda of alliance with the BJP. Out of 10 members of the cabinet, 8 left. So, and if she won, if PDP under Mehbooba Mufti won 3 seats, that's a wonder. I didn't expect them to win a single seat. There's nobody who could have contested. I think 2 of those seats are possibly electoral arithmetic and 1 is a genuine vote. Why do you need a second party now? You see, the creation of PDP was to counter the dominance of NC. Now you have a robust party in BJP in Jammu. Why do you need a second party? What is the game being played? The game that's being played is you consolidate Jammu into one party and have a fragmentation of voters in the valley so that you will never have a government.
which is a valley-based government. As simple as that. Why do I even need a second party to in the valley? What are valley-centric parties doing? They have the same ideology. Everybody wants 370 back, restoration. Whether it is possible or not is a separate matter. We don't get into it. You have created a parallel system of district assemblies, which doesn't exist anywhere in India. What are these DDCs? How are they being elected on an adult franchise? It's not provided for in the Constitution of India. What have you done? You have this assembly, which is now being created after whatever time, and under it there are these 28 assemblies who are voted by the same people. I was a member of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir from 2015 to 2018, from a constituency called Rajpura. Today there are 14 DDC members there. So I wrote long back that it's a senior MLA, senior punch and junior MLA. Today the MLA of Rajpura, who's from National Conference, shares his powers with 14 people. That is the destruction of democracy. Why is that not happening in UP? How is it that there's no DDC in Gujarat? You have disempowered the Assembly of Jammu and Kashmir not by 370, but by creating structures that are violative of the Constitution of India. एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन आनंद जैन ने OGW के खिलाफ क्रैकडाउन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि तहकीकात जारी है और आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है, जबकि पाकिस्तान में मुकीम मफरूर मिलिटेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है और उन्हें अवाम को खबरदार किया है कि जो अफराद मिलिटेंटों को पनाह देते हैं या उनकी हिमायत करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादी घटनाएं जम्मू जोन में हुई हैं, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो OGW सपोर्ट बेस है इसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सभी ज़िलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की हैं और काफ़ी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी हमारी और आगे पूछताछ इन लोगों से जारी है। अभी इसका ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो लोग इसमें संलिप्त है और जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस वगैरह आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लीगल एक्शन इनके खिलाफ लेंगे। अभी हमने पूछताछ के लिए काफ़ी लोगों को बुलाया है और जैसे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाइयाँ जो हैं, आइडेंटिफिकेशन और भी जारी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ और भी अभी होगी और अटैचमेंट और भी आगे बढ़ेंगे। जो भी सपोर्ट बेस है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, उसको हटाने की जो हमारी हर संभव कोशिश और प्रयास है, उसकी यही एक कड़ी है। इसमें कि केस रजिस्टर करना, गिरफ्तार करना, अटैचमेंट्स करना, PSA करना और वो सभी पहलुओं पर काम चल रहा है। अरेस्ट अभी इस केसेस में अभी और होंगी और अभी इनसे काफ़ी डिटेल पूछताछ चल रही है। अभी पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया गया है और एक इसमें गिरफ्तारी हुई है फिरदौस अहमद की। सर्च ऑपरेशन सभी जगह चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, उसमें हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में 2 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मनोज सिन्हा ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात के बाद अब्दुर्रहमान नाइको और ज़हूर अब्बास को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जिन 2 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है उनमें एक टीचर और दूसरा फार्मासिस्ट था। उन दोनों के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनके मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन से रवाबित थे, जबकि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने मरकजी रेलवे वजारत से अवंतीपुरा में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉप के कयाम के हवाले से मुतालबा किया है। वहीद परा ने कहा है कि अवंतीपुरा अहम मकामात का मरकज है, जिसमें एम्स, अवंतीपुरा एयरफील्ड, एक बड़ी यूनिवर्सिटी और सनती मरकज शामिल है। ये मामला जनूबी कश्मीर की राब्ता खारी और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए वहीदुर रहमान परा ने अवंतीपुरा पुलवामा में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉप पर जोर देते हुए कहा है कि यहां पर एक स्टॉप होना चाहिए, जहां उन्होंने कहा है कि अवंतीपुरा के अंदर जिला पुलवामा के अंदर एम्स है, अवंतीपुरा एयरफील्ड है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बढ़ते हुए सनती मरकज का घर है। ये स्टॉप जनूबी कश्मीर की राबताकारी और तरक्की के लिए बहुत अहम है। अश्वनी वैष्णव और साथ ही साथ रेलवे वजारत से दरख्वास्त की है कि पुलवामा की स्ट्रैटेजिक अहमियत को मद्देनजर रखे और यहां वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉप का कयाम अमल में लाया जाए। शुमाली कश्मीर के पट्टन में आज फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। पट्टन में नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद चिनार के दरख्त में किसी ने आग लगाई थी, जिसकी वजह से चिनार का दरख्त जलकर नेशनल हाईवे पर गिर सकता था और एक बड़े हादसे का सबब बन सकता था। हम फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से हादसा टल गया और आग पर काबू पा लिया गया। हमने भरपूर अपनी तरीके से मतलब मेहनत करके इसको बुझा दिया। बर वक्त ऑन द टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए और हमने ये आग काबू में पा लिया। बस गर्ज इतना है कि इन शख्स जो मतलब ऐसे काम करते हैं, कौमी सरमाया को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इल्तिजा की जाती है कि मेहरबानी करके ऐसे काम ना करे, जिससे कौम को खतरा भी। अगर हम बर वक्त पर ना आते तो कोई भी हादसा, यहाँ पर रोड है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कोई भी हादसा हो सकता था। इसलिए हमारी पुरजोर गुजारिश है लोगों से कि ऐसे सरमायों की हिफाजत करें। ये हमारा सरमाया है, हमें चाहे इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जिला गांधरबल के मेन मार्केट में म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल ने अगरचे आवाम की सहूलियत के लिए एक बैतुल खुला तामीर किया था, ताहम अपना मालूम वजूहात की बिना पर इसे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के ज़ेर एहतमाम कई साल पहले तामीर किए गए इस बैतुल खुला को ताला बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मकामी अफराद और मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिर्जा आसिफ अली के मुताबिक बैतुल खुला चोरियों की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि मुतअद्दिद बार बैतुल खुला से नल और दीगर चीजें चोरी हुई थी। ताहम अब इसे जल्द दोबारा खोल दिया जाएगा। से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे हमारे म्यूनसिपलिटी की ओर से कुछ बाथरूम्स बने हैं बिहामा में। अपर स्टॉप जो मतलब जहाँ पे टाटा गाड़ियाँ रुकती है, कंगन के ओर की तरफ गाड़ियाँ जाती है, तो वहाँ पे म्यूनसिपलिटी की ओर से हमारी कई बाथरूम्स बने हुए हैं, तो 4 महीने से वो बंद पड़े हैं वहाँ पे, तो लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी बहुत उम्मीद है, हमारे शमीर साहब डीसी गांधरबल में है जनाब, तो उन पे हम बहुत ही भरोसा रखते हैं। इंशाल्लाह वो इस मसले को देखेंगे, जरूर देखेंगे। उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो बाथरूम जल्द से जल्द खोला जाए, उन पे लॉक्स लगे हैं, ताकि आम जो नागरिक है, आम जो राह चलते लोग है, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो कोई सयाह आता है या कोई दुकानदार है, या दुकानदार के पास जो कस्टमर्स जाते हैं, उनको दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो हाल ही मैंने आज ही दिन की बात में करता हूँ, मैंने कहीं लेडीज लोगों को वहां पे देखा, हमारी माएँ बहनें जो वहां पे स्टॉप पे रुकी होती है, तो वो दुकानदारों को बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कहीं बाथरूम है क्या, कोई होटल है, हमें बाथरूम जाना था, वॉशरूम जाना था। तो हमें बहुत मतलब बुरा लगा उनका ऐसा कुछ बोलना। तो मेन स्टॉप पे जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए फंक्शनल नहीं है, यूजेबल नहीं है, लोग वहां जाते हैं, माँ बहन बुजुर्ग और बच्चा, कोई बीमार होता है, कोई ताजर होता है, कोई वहां पे कोई भी मार्केट में आ सकता है, और ये हाजत बशरी हर किसी को पेश आती है, और ये एक सोशल इशू भी है,
सोशल कंसर्न भी है, मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर होता है और ज़हनी परेशानियों में भी इजाफा होता है। मेरी गुजारिश है जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसका रिव्यू ले, वो वहाँ पे खुद जाए और इसका जायजा ले ताकि इसको एज सुन एज पॉसिबल चालू किया जाए। और लोगों से भी गुजारिश है, लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो फिर इन पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करके नीट एंड क्लीन रखे ताकि आने वाले जितने भी होंगे उनको भी वहां से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। झील के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सयाहत के लिए रजिस्टर्ड 888 हाउस बोटों में से 605 को फ्लोटिंग सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे मुकम्मल भी किया गया है। ये इक़दाम हाउस बोट से फजला के इंतज़ाम के दरीना मसले से निमटने के लिए उठाया गया था, जो झील की आलूदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग रहा। ताहम इस प्रोजेक्ट में तमाम हाउस बोट्स को एक खुसूसी फ्लोटिंग नेटवर्क के जरिए मौजूदा सीवरेज सिस्टम से जोड़ा गया है। हाउस बोट्स के फुजले को एक सैंप में मुंतकिल किया जाता है, जहां से इसे बिलवाड़ रोड के साथ मौजूदा सीवरेज नेटवर्क में बढ़ते हुए मेन्स के जरिए पंप किया जाता है। मिलाकर तमाम फुजला को बरी नंबल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि निगीन जल में वाक़ा हाउस बोट्स भी इस माहौलियाती मंसूबे का हिस्सा है। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए एलजी इंतजामी और लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि इससे न सिर्फ झील की हिफाजत होगी बल्कि सयाहत को भी फायदा मिलेगा। जबकि हाउस बोट मालिकान ने भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सयाहत की सनत की पायदारी के लिए साफ पानी अहम है। LCMA ने एक इनिशिएटिव लिया टू अबेट दिस एनवायरमेंटल चैलेंज। इसमें हमने फ्लोटिंग नेटवर्क जो है HDPE की उसको हमने ले किया। हर एक हाउस बोट को हमने कनेक्ट किया उस HDPE पाइप के साथ। Every house boat has been provided with a PVC fitting. जो भी उनका waste water है that is given the way through common conduit and that enters into the lateral, then it finally goes into the mains. And in each cluster we have a separate sump for collection of this waste. Then that sump collects the waste and that's pumped out through motors, and that is taken to the periphery where we have the already existing sewer network, and then it finally goes into the STPs on the periphery which are already constructed, and it gets treated, this waste water gets treated there before its final disposal into the environment. How is the difficult task and what was the project report like? इसका cost कितना? इसमें जो cost है it was around 10 crores project. इसमें हमारे 11 clusters थे. It was around about 570 houseboats इसमें थे इस project के scope में, which we had to cover and we have accomplished that. और इसमें ये challenging इसलिए था क्योंकि it was to be laid in the water. And it's not purely water inside. वहाँ पे आपको land masses भी हैं, वहाँ पे आपको कुछ structures भी हैं which you have to cross. और इसकी alignment को फिर उस हिसाब से चलाना, it was a marvelous job and it was a challenging job. इसमें मैं I would like to have a special thanks to the association जिनने इसमें अहम रोल अदा किया. मंजूर साहब हैं इनके जो president हाउस बोट एसोसिएशन के, उनका बहुत ही अहम रोल आपके माध्यम से जो भी हाउस बोट ओनर्स हैं, जो भी हाउस बोट्स में डेवलप करते हैं उनको, कि हमने ये हमारा जो टास्क था वो हमने कर दिया. नाउ इसकी देख रेख और इसका जो है इसकी सक्सेस इट डिपेंड्स अपॉन देम. उनको हमारे साथ साथ चलना है. वी आर हियर फॉर देम बट इन टर्न दे आर फॉर अस. जितना हमारा रोल है उसमें उससे ज़्यादा उनका रोल है इसको कामयाब करने में. हमने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी वी हैव द O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड ऑफ 2 years विच द एजेंसी इज़ डूइंग राइट नाउ. एंड जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, चाहे AEEs के हैं, चाहे JE साहब के हैं, चाहे हमारे जो हैं इस फर्म के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके हैं, दे आर लाइंग विद देम. हमने एसोसिएशन को भी वो नंबरात दिए हैं, वो उनको दें, उनको हैंड ओवर करें. उनको कभी भी कोई दिक्कत आए कहीं पे भी, वी आर ऑलवेज फॉर देम. बट मेरी यही गुजारिश फिर से रहेगी उन सब हाउस बोट डेवलपर्स से कि वो इसको सक्सेसफुल बनाने. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट का, जिन्होंने
हाउस बोट्स का खास ख्याल रखा और ये पाइप्स हमें लगा दी, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी लावदा को, लेक्स एंड वाटरवेज डिवीजन को, तो और हाउस बोट एसोसिएशन ने खास कर उसका साथ दे दिया, उनको जगह दे दी जहाँ पर वो अपने जनरेटर रखें, ताकि ये जो उन्होंने पाइप्स लगा दी जो कनेक्टेड हो गई और वो उसको थ्रू दैट पाइप, थ्रू दैट मोटर क्रॉस कर सके अक्रॉस द लेक, जो उन्होंने कर लिया काम, बहुत अच्छा काम किया। और ये बदनुमा दाग जो हाउस बोट्स पे लगा था, हम बहुत मशहूर है इस गवर्नमेंट के और लेक्स एंड वाटरवेज डिवीजन के। जी हाँ, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। वो जनरेटर हमने उन्हें जगह दे दी है जनरेटर्स के लिए, एवरीवेयर 5-7 जगह हमने दे दी थी। मैं खुद 200 के चेयरमैन था, वो मंजूर साहब थे मेरे साथ, हम दोनों ने मिल के और अब्दुल रशीद ने जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, हमने इनको जगह दे दी जहाँ उन्होंने खुद बनाई जो इनकी ज़रूरत थी। और आज उनके मेंबरान आते हैं एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग और इनको पंप करके ये जहाँ पर इनको लेना होता है इस आई थिंक अक्रॉस द लेक मेन पाइप के साथ इसको कनेक्ट करके ये अब डल लेक आप देख सकते हैं हर एक जगह, खासकर हाउस बोट्स के पास बहुत नीट एंड क्लीन है। वो स्मेल, वो चीज़ जो होती थी वो ख़त्म हो गई। रही बात कि हाउस बोट्स को एसटीपी के साथ कनेक्ट करने का, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि खासकर मैं अपनी बात बताऊंगा हाउस बोट ऑनर्स की तरफ से, जो हमें हमेशा हर फोरम पे बदनाम किया जा रहा था कि डल लेक जो पोल्यूट होता है वो हाउस बोट्स की वजह से होता है। जब कि बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, साइंटिफिकल जो सर्वेज हुए, उसमें हमारा 0.5 टोटल इसमें जाता था जो भी वेस्ट होता था। अब शुक्र है वो 0.5 भी नहीं जाएगा। और ये जो काम अभी इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, इससे हमारी जो लाइसेंस है जो रिन्यूअल उसमें नहीं हो रहा है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कोर्ट में कि वी आर पोल्यूटिंग द लेक। तो अब वो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कंप्लीट नहीं हुआ था तब, अब तो वो भी कंप्लीट हो गया, तो उसमें भी हमें ईज़ होगा, हमें वो भी उम्मीद है। बाकी जो ये टास्क था बहुत टफ टास्क था और जो जॉइंटली हमने काम किया है एकजुट होके, तो इसका नतीजा आपने आज। सीवरेज नेटवर्क डल लेक और निगीन के साथ साथ बात करें तो एक ऐसा इनिशिएटिव जिसे जी हाँ ज़मीनी स्तर पर अमलाया गया और ख़ास तौर पर इस वक्त हाउस बोट ऑनर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस मिल रही है। इन्हें पहले कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि हाउस बोट से डल पोल्यूट हो रहा है, जबकि बाद में पता चला 0.5 भी इसका रेशियो नहीं है। मगर साथ ही साथ LCME के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जिसमें 570 के करीब हाउस बोट्स को जी हां सीवरेज और खास तौर पर ड्रेनेज पाइप से नवाजा गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस मिली है। और हाउस बोट ओनर्स ने LCME के साथ साथ गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। वादिया कश्मीर जहाँ अपने मुनफरिद और मिसाली हुस्न जमाल के लिए दुनिया भर के सयाहों की सयाहत के लिए पसंदीदा तरीन जगह है, वहीं ये मौसमी सरमा में दुनिया के सर्द तरीन इलाके के लाखों परिंदों के लिए भी एक मुस्तकिल आमाजगाह है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के सर्द तरीन इलाकों से हर साल मौसमी सरमा में 8 से 10 लाख परिंदे वारिद कश्मीर होकर यहाँ के आबी पनागाहों में डेरा जन हो जाते हैं। वादी कश्मीर में करीब 400 आबी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से 25 आबी पनागाहें ऐसी हैं जहाँ हर साल मौसमी सरमा में यूरोप, चीन, जापान और वस्ती एशिया से महाजर परिंदे हाजिर होकर डेरा लगाते हैं। होखरसर वेटलैंड श्रीनगर डल झील और उसके साथ साथ ही वोलर, बारामूला, लोअर जहलम पावर प्रोजेक्ट डैम के करीब वाक़ा है। ये हिजरत करने वाले परिंदों के लिए एक अहम मकाम है, जहाँ लाखों की तादाद में महाजर परिंदों के लिए अहम पनाहगाह है। उधर माहिरीन का मानना है कि महाजर परिंदे न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाकर सयाहों के लिए बाइस कशिश बन जाते हैं, बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम के तवाज़ुन को भी बरकरार रखने में मददगार साबित हो जाते हैं। इरशाद साहब, देखें जो पोल्यूशन इस वक्त अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो एक ख़तरे की बहुत बड़ी अलामत है। कश्मीर हमेशा से मेहमान नवाज रहा है, वो इंसानों के साथ ही मेहमान नवाज नहीं है। ये जो जानवर हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे यहाँ आते हैं, अभी उसकी तादाद लगभग मैंने सुना था कि 13 लाख से पार कर चुकी है।
तो मुझे नहीं लगता कश्मीर से खूबसूरत जगह या मतलब पोल्यूशन फ्री हम अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बर्ड्स यहाँ आते हैं, जैसे नगीन लेक है, डल लेक है, हमारे नॉर्थ में वुलर है, होकरसर है, हाईगाम है, और अगर आप उड़ी साइड की बात करें, हमारे जो 2-3 डैम्स हैं गांटामुला साइड में या NHPC की जो डैम वगैरह हैं वहाँ पे आते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये यहाँ आते हैं और हमारे लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। कितने महीने यहाँ पे ये रहते हैं? देखें, सर्दियों का पूरा टाइम ये यहाँ निकाल लेते हैं और उसके बाद हाँ अक्टूबर से मार्च तक वो यहाँ रहते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बर्ड्स आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं और अलग अलग सीजन्स में यहाँ आते हैं। आप जब वहाँ पे जाते हैं, इन स्पॉट्स पे जाते हैं, कितनी खुशी आप इज़हार करते हैं? मतलब जैसा वो होता है ना कि जैसे सेल्फी पॉइंट बने होते हैं, हमारे सेल्फी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस सीज़न में अक्टूबर से मार्च तक का हमारा सेल्फी पॉइंट वही होता है जहाँ पे ये बर्ड्स होते हैं। तो बहुत लोग जो हैं पिकनिक स्पॉट्स इन्हीं जगहों को आजकल बना रहे हैं, और चाहे आप यहाँ के लोकल बाशिंदों की बात करें या बाहर के टूरिस्ट जो हैं वो भी इन बर्ड्स को देखने इन जगह पे जाते हैं। खुशी की बात है कि ये बर्ड्स यहाँ का रुख कर रही हैं। इससे तो एक ये तो शान है हमारे लिए कि बाहर से ये बर्ड्स आके यहाँ का रुख कर रही है। ये ऐसे भी जो कश्मीर के लोग हैं मेहमान नवाज हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी फिर इनको देख के यहाँ पर खुश होते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जहाँ तक अब जो चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो अभी थोड़ा सा कम लोग जाते हैं, लेकिन जब समर्स होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन तादाद बढ़ गई है इनकी, मुझे लगता है 20 से 25% अभी यहाँ पर आ चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और परसेंटेज भी बढ़ जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।